स्टूडेंट्स, आज हम जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर या आवृतबीजी पादपों के सामान्य लक्षण का अध्ययन करेंगे। वनस्पति जगत में वैज्ञानिकों ने बीजीय पादपों को स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखा है। यहाँ पे स्पर्मा का मतलब बीज से है और फाइटोन का मतलब प्लांट से है। तो वे प्लांट्स जिनमें बीज बनते हैं उन्हें स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। अब फर्दर इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म्स और सेकेंड कैटेगरी है एंजियोस्पर्म। इनके शाब्दिक अर्थ यदि देखें आप तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड या हिंदी में इसे बोल सकते हैं नग्न, और स्पर्म्स का मतलब या स्पर्मा का मतलब हमने पहले भी स्टडी किया सीड। तो वे प्लांट्स जो नेकेड सीडेड होते हैं, जिनमें सीड के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखते हैं। इसे हिंदी में हम वर्ड दे सकते हैं अनावृत बीजी, जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। एंजियोस्पर्म में एंजियोन का शाब्दिक अर्थ होता है वेसल या रिसेप्टिकल, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो जिन पादपों में सीड के चारों ओर आवरण पाया जाता है, वेसल पाया जाता है, उन्हें हम एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखते हैं। इनको हिंदी में हम आवृत बीजी पादप बोलते हैं, आवरण युक्त बीज वाले पादप। अब हम जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति या ओरिजिन पैलियोजोइक महाकल्प में हुई। और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अध्ययन से हमें क्या पता लगता है कि मीजोजोइक ईरा, जिसे आप मध्यजीवी महाकल्प भी बोलते हैं, इस महाकल्प के जुरासिक और क्रिटेशियस काल में ये प्रमुख वनस्पति के रूप में उपस्थित थे। तो डोमिनेंट स्टेज इनकी कब देखने को मिली? मेसोजोइक महाकल्प के जुरासिक एवं क्रिटेशियस काल में। ओके, यहां तक आपको क्लियर है? जिम्नोस्पर्म के कुछ प्रिमिटिव ग्रुप्स की हम यदि बात करें तो उनमें आते हैं साइकेडो फिलिकेल्स, वेनिटाइटेल्स, पोर्डोइटेल्स। इन सभी ग्रुप के मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब हमें केवल फॉसिल्स की फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रुप यदि हम देखें, जैसे साइकेडेल्स, गिंगोइल्स, कॉनिफेरेल्स और नीटेल्स, ये सभी एडवांस ग्रुप हैं। इसके मेंबर्स लिविंग भी हैं और फॉसिल्स की फॉर्म में भी मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के। अब हम इनके एक एक करके जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं। यदि हम जीवित
जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो वे एवरग्रीन ट्रीज की फॉर्म में, जिन्हें आप बोल सकते हो सदाहरित, हमेशा हरे रहते हैं, सदाहरित वृक्ष के रूप में, अथवा शूप या श्रब्स की फॉर्म में, झाड़ियों की फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये किस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं? तो ये जीरोफिटिक या जिसे आप बोलते हैं मरुद्भिदी आवास में पाए जाते हैं, जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका देखें तो डोमिनेंट फेज लाइफ की इसमें भी टेरिडोफाइट्स की ही भांति बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। ये डोमिनेंट फेज होती है, मुख्य प्रावस्था होती है। पादप अधिकांश समय बीजाणुद्भिद प्रावस्था में रहता है तथा इसकी बीजाणुद्भिद पादपकाय जड़, तना व पत्ती या पर्ण में विभेदित होती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यदि हम जड़ या मूल की बात करें तो इसमें मुचला जड़ तंत्र पाया जाता है, जिसे आप बोलते हैं टैप रूट्स पाई जाती है। अब रूट्स में एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कुछ प्लांट्स का जो आपको ध्यान रखना है। जैसे यदि हम साइकस की बात करें, साइकस इस वंश की जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सहजीविता शो करते हैं। सहजीविता का मतलब क्या होता है? जड़ों में रहते हैं और पादप और शैवाल में सहजीविता का संबंध है, मतलब दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा मिलता है। और यही यदि हम पाइनस की बात करें, पाइनस की जड़ में कवक का सहजीवी संबंध देखने को मिलता है। तो ये जड़ों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए और साइकस और पाइनस का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यदि हम देखें तो स्तंभ की बात करते हैं या तने की बात करते हैं। इसका स्तंभ ऊर्ध्व, इरेक्ट, शाखित, ब्रांच्ड व काष्ठीय होता है। काष्ठीय मतलब वुडी होता है। अब कुछ एक्सेप्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। साइकस, साइकस में तना अशाखित या अनब्रांच्ड होता है। इसी प्रकार से जामिया, जामिया की यदि हम बात करें, इसमें तना या स्तंभ कंदिल, ट्यूबरस होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः स्तंभ कैसा होता है? ऊर्ध्व, शाखित एवं काष्ठीय होता है। साइकस का तना अशाखित होता है और जामिया में देखें तना तो कैसा होता है? कंदिल होता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर, जिम्नोस्पर्म का एक विशिष्ट लक्षण है, इसके तने पर पर्ण स्कार या दाग पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं ना? लीफ स्कार। स्कार का मतलब होता है निशान। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्तंभ पर या तने पर। तो जहां लीफ लगी हुई होती है, लीफ के हटने के बाद वहां पे स्कार या दाग रह जाता है, वो स्तंभ पर स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं इसमें पत्तियों का या पर्ण का। जिम्नोस्पर्म में प्राय देखा जाता है पत्तियां एक रूपी या द्विरूपी हो सकती है। एक रूपी मतलब मोनोमॉर्फिक, एक ही प्रकार की दिखने वाली। द्विरूपी मतलब
दो अलग अलग प्रकार की दिखने वाली, से आप बोल सकते हैं डाइमॉर्फिक। ओके, जब ये द्विरूपी होती है तो एक तो लीफ होती है फॉलिएज लीव्स, फॉलिएज लीव्स जिन्हें आप बोलते हैं सामान्य पत्तियां, सामान्य पत्तियां या पर्ण। और दूसरी होती हैं स्केली लीव्स जिन्हें आप बोलते हैं सल्खीय पत्तियां। ओके, तो जब ये द्विरूपी होगी तो इस प्रकार की होगी। अब जो फॉलिएज लीव्स हैं ये कैसी होती हैं? ये हरी होगी, ये सरल होगी, ये सूच्याकार हो सकती है। सूच्याकार मतलब निडल शेप, सूच्याकार या निडल शेप हो सकती है। ओके, और ये पिच्छाकार संयुक्त भी हो सकती है, पिच्छाकार संयुक्त। ओके, और हमेशा कैसे होगी? हरी होगी, हरी होगी तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी। जबकि इसको देखें हम सल्खीय पत्तियां, ये कैसी होती हैं? ये साइज में छोटी होती है, सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म। और एक और इनका इंपॉर्टेंट फीचर है, ये पर्णपाती होती है, मतलब डेसिडुअस। डेसिडुअस मतलब कुछ समय के बाद यह पादप से छड़ जाती है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है इफेड्रा का। इफेड्रा में क्या कंडीशन पाई जाती है? इफेड्रा में केवल शल्कीय पत्तियां ही होती हैं। अब आप पूछेंगे प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करेगा? स्टेम करेगा, स्तंभ करेगा। ओके, तो ये है पत्तियों से रिलेटेड 6th इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब अपन देखते हैं 7 नंबर पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। यदि हम जड़ों की बात करें तो जड़ में हमें पता है वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। तो जाइलम, द्वि से बहु आदि दारुक कंडीशन शो करता है और एग्जाक होता है। जड़ की बात करें अपन, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? डाई से पॉली आर्क कंडीशन शो करता है, मतलब या तो दो जगह पे दिखाई देगा या दो से कई जगहों पे भी दिखाई दे सकता है। एग्जाक का मतलब क्या होता है? एग्जाक का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ होगा, परिधि की तरफ होगा। एग्जाक को हिंदी में बोलते हैं बहिर आदि दारुक। ओके, एंजियोस्पर्म की जड़ों में भी एग्जाक कंडीशन पाई जाती है। जड़ की पहचान का इंपॉर्टेंट फीचर है एग्जाक जाइलम का पाया जाना। ओके, एग्जाक का मतलब क्या बताया मैंने आपको? प्रोटोजाइलम इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पेरिफेरी, बाहर परिधि की तरफ प्रोटोजाइलम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम देखते हैं स्तंभ के कॉर्टेक्स का। स्तंभ के कॉर्टेक्स की यदि हम बात करें कॉर्टेक्स जिसे आप वल्कुट भी बोल सकते हैं, यह पैरेनकाइमी कोशिकाओं से बना होता है। पैरेनकाइमी कोशिकाएं क्या होती हैं? पैरेनकाइमी का मतलब होता है मृदूत की कोशिकाएं। मृदूत की कोशिकाएं पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं। कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में स्टार्च कण अथवा टैनिन पाए जा सकते हैं। ओके, स्टार्च कण या टैनिन उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखें वस्कुलर बंडल का। तो प्राथमिक अवस्था में, प्राथमिक अवस्था से तात्पर्य क्या है? जब इसमें वृत्तिक वृद्धि नहीं हुई है उस समय की बात करें। प्राथमिक अवस्था में स्तंभ में अनेक संवहन होते हैं। इन संवहन की अगर हम कंडीशन देखें तो ये कैसे होते हैं? कोलेटरल जिसे हम बोलते हैं वही कोशवाही, मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ है, परिधि की तरफ है।
दूसरी कंडीशन क्या होती है इनमें? एंडार्क। रूट में हमने देखा था एक्साक्ट कंडीशन, जब प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ था। यहाँ पे अपोजिट कंडीशन है, एंडार्क, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंतरादीदारुक। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन ओपन। ओपन का मतलब होता है वर्दी, और वर्दी का मतलब होता है कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम उपस्थित है। जब कैम्बियम उपस्थित होगी तो ऐसे पादपों में क्या होगा? द्वितीयक वृद्धि पाई जाएगी। तो ये प्राथमिक अवस्था में यदि हम स्तंभ हम देखें तो उसमें अनेक संवहन पुल होंगे जो कोलेटरल, एंडार्क एंड ओपन कंडीशन में होते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यदि हम जाइलम की बात करें तो जाइलम केवल ट्रैकीड्स, जिन्हें हम बोलते हैं वाहिनिकाएं, वाहिनिकाओं प्लस जाइलम पैरेन्काइमा, जिसे हम जाइलम मृदुतक बोलते हैं, से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन किसका है? निटेल्स ऑर्डर का। ओके, तो एक्सेप्शन हम देखेंगे निटेल्स ऑर्डर का। ओके, निटेल्स ऑर्डर को यदि हम देखें तो इसमें जाइलम में वेसल्स पाई जाती है। वेसल्स का पाया जाना इंपॉर्टेंट फीचर है इसके नेक्स्ट हायर ग्रुप एंजियोस्पर्म्स का, लेकिन निटेल्स ऑर्डर में वेसल्स पाई जाती हैं। ओके, इसके अलावा सभी गणों में यह अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं फ्लोएम का। फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है? तो फ्लोएम सीव ट्यूब्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? चालनी नलिका, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, या फ्लोएम मृदुतक से मिलके बना होता है। ओके, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। वो एक्सेप्शन क्या है? अगेन निटेल्स ऑर्डर का। निटेल्स ऑर्डर में फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स पाई जाती है। कंपेनियन सेल्स, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? सह कोशिकाएं। सह कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर किसका है? एंजियोस्पर्म्स का, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो निटेल्स ऑर्डर में जाइलम भी एक्सेप्शनल केस है वेसल्स का पाया जाना, और फ्लोएम में भी कंपेनियन सेल्स का पाया जाना एक्सेप्शनल केस है, जो आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें द्वितीयक वृद्धि का, सेकेंडरी ग्रोथ, या द्वितीयक वृद्धि। तो क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम पाई जाती है, तो हमने पहले ही बात कर ली कि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, द्वितीयक वृद्धि के कारण सुस्पष्ट वार्षिक वलय बनते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्लियरली दिखाई देती है। अब अगेन यहाँ पे भी एक और एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपको विशेषकर याद रखनी है। साइकस। साइकस में क्या कंडीशन होती है? यहाँ पे प्राइमरी कैम्बियम, जिसे आप प्राथमिक कैम्बियम कहते हैं, वो अल्पकालिक होती है, कुछ समय तक ही रहती है। ओके, अब इसमें द्वितीयक फ्लोएम के बाद जब द्वितीयक फ्लोएम बनता है, उसके बाहर की तरफ कैम्बियम के
उत्तरोत्तर वलय बनते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कैम्बियम तो खत्म हो गई, कुछ टाइम तक ही जीवित रही। जब जीवित थी तब उसने द्वितीयक फ्लोएम भी बनाया था, द्वितीयक जाइलम भी बनाया था। जब वो खत्म हो जाती है, द्वितीयक फ्लोएम के बाहर की तरफ कैम्बियम के उत्तरोत्तर वलय बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर किसका है? साइकस का। आपको ध्यान रखना, उत्तरोत्तर वलय को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव रिंग्स। सक्सेसिव रिंग्स बनती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसमें देखते हैं हम, वुड से रिलेटेड। ओके, द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप जो कास्ट बनती है वुड या कास्ट बनती है, यह दो प्रकार की होती है। ओके, पहला प्रकार है मेनोजाइलिक, मेनोजाइलिक जिसे बोलते हैं विरल दारुक। ओके, सेकेंड टाइप है पिक्नोजाइलिक जिसे बोलते हैं घन दारुक। नाम से ही पता लग रहा है, विरल दारुक, घन दारुक, मतलब जाइलम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अब अंतर देखते हैं इनमें क्या होता है। तो मेनोजाइलिक कंडीशन में फिर व कॉर्टेक्स मतलब वल्कुट, इसको मज्जा भी बोल सकते हैं, पित्त व वल्कुट सुविकसित होते हैं, सुविकसित होते हैं। ओके, एक तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये हो गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें होता है मेड्यूलरी रेस, या जिसे आप मज्जा रश्मियां बोलते हैं। मज्जा रश्मियां ये चौड़ी होती हैं। इनके चौड़ी होने के कारण जो कास्ट बनेगी वह संहत नहीं बनती, अतः कास्ट संहत या कॉम्पैक्ट नहीं बनती। ओके, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट नहीं है, तो कॉम्पैक्ट नहीं होने का लिए वर्ड आप क्या यूज करेंगे? विरल। तो विरल प्रकार की बनेगी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं पिक्नोजाइलिक में क्या कंडीशन है। तो पिक्नोजाइलिक में पित्त और कॉर्टेक्स अत्यधिक रिड्यूस्ड होते हैं। पित्त और कॉर्टेक्स रिड्यूस्ड होते हैं। ओके, और सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? मेडुलरी रेज का। तो यहाँ पे जो मेडुलरी रेज है वह भी अपेक्षाकृत कम चौड़ी होती है। ओके, इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके कारण जाइलम तत्व सघन रूप से व्यवस्थित होंगे। ओके, तो सघन पाए जाते हैं इसमें। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं मेनोजाइलिक वुड का और पिक्नोजाइलिक वुड का। मेनोजाइलिक वुड के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं साइकस, और पिक्नोजाइलिक में पाइनस। तो दो प्रकार की वुड देखने को मिलती है। कौन कौन सी टाइप हो गए? मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। ओके, मेनोजाइलिक में क्या कंडीशन है? पित्त व कॉर्टेक्स सुविकसित है, पिक्नोजाइलिक में रिड्यूस्ड है। मेडुलरी रेस यहाँ पे चौड़ी है मेनोजाइलिक में, पिक्नोजाइलिक में कम चौड़ी होती है। और मेनोजाइलिक में कास्ट फिर संहत नहीं हो पाएगी, और जबकि पिक्नोजाइलिक में सघन होती है। तो ये दो प्रकार की वुड हैं जो पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ओके, अब आगे देखते हैं हम। हमने स्टडी किया था कि जिम्नोस्पर्म्स का हैबिटेट कैसा होता है? जीरोफिटिक होता है, राइट? तो जीरोफिटिक हैबिटेट में इनकी पत्तियों में भी कुछ अनुकूलन देखने को मिलता है। क्या है वो पर्ण का अनुकूलन? इनकी पर्ण को यदि हम देखें तो इसमें बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है।
ओके, तो क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। क्यूटिकल पाया जाना वो भी मोटी परत के रूप में एक मरुद्भिदीय लक्षण है ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस को रोका जा सके। सेकेंड जीरोफिटिक कैरेक्टर भी इसमें देखने को मिलता है, वो क्या है? धसे हुए रंध्रों का पाया जाना। तो रंध्र कैसे होते हैं? धसे हुए होते हैं। संकन स्टोमेटा, उससे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन लॉस को कम किया जा सकेगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। ये दोनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट जीरोफिटिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर भी पर्ण से रिलेटेड है। पर्ण में यदि मध्योतक देखें, पर्ण मध्योतक जिसे हम बोलते हैं मीजोफिल या पर्ण मध्योतक। पर्ण मध्योतक पैलिसेड और स्पॉन्जी में विभेदित होता है। पैलिसेड और स्पॉन्जी में विभेदित होता है। किसमें? साइकस में। ओके, जबकि यदि हम बात करें पाइनस की, तो उसमें अविभेदित होता है। इसके अलावा आप एक और प्लांट डाल सकते हैं इसमें, सिड्रस। सिट्रस में भी अविभेदित होता है। तो हम कह सकते हैं पर्ण मध्योतक विभेदित या अविभेदित हो सकता है। विभेदित हैं तो पैलिसेड ऊतक, पैलिसेड को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि कोशिकाएं खंबे के समान होती है तो खम्ब ऊतक, और स्पंजी को स्पंजी बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो पैलिसेड और स्पंजी में डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है साइकस में, और अविभेदित या अनडिफ्रेंशिएटेड होता है पाइनस और सिड्रस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं लेटरल वेन्स का। लेटरल वेन्स जिन्हें हम बोलते हैं पार्श्व सिराएं। आप एंजियोस्पर्म में देखते हैं पर्ण किस प्रकार की होती है? मध्य सिरा होती है जिसे अनेक पार्श्व सिराएं निकल के पर्ण फलक पर फैली रहती है। तो जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करें तो यहाँ पार्श्व सिराओं का अभाव होता है। ओके, नहीं पाई जाती। अब पार्श्व स्थानांतरण के लिए कोई तो टिश्यू चाहिए, तो हम देखते हैं पार्श्व स्थानांतरण हेतु संचरण ऊतक, जिसे आप ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बोलते हैं, पाया जाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हेट्रोस्पोरी। सभी जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, या हम बोल सकते हैं विषम बीजाणुक होते हैं। ओके, अब विषम बीजाणु का मतलब क्या है? दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे। अब दो प्रकार के बीजाणु किसमें बनेंगे? तो दो प्रकार की बीजाणुधानियां होगी, तो लघु बीजाणुधानी होगी और गुरु बीजाणुधानी होगी। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनेंगे और गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु बनेंगे। अब ये लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी कहाँ पे पाई जाती हैं? तो लघु बीजाणु पर्ण पे और गुरु बीजाणु पर्ण पे पाई जाती है, राइट? अब हम क्या देख सकते हैं? लघु बीजाणु पर्ण व गुरु बीजाणु पर्ण शंकु बनाते हैं। शंकु, जिसे आप कोन या स्ट्रॉबिलस बोलते हैं, बनाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ सभी जीनस कैसे हैं? यहाँ विषम बीजाणु के, और इनमें लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिनमें लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं। इनकी जो पर्ण जिसपे बीजाणुधानियां लगी होती हैं वो मिलकर के शंकु बनाती हैं। अब यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, साइकस का। ओके, साइकस में गुरु बीजाणु पर्ण शंकु नहीं बनाती, ये ध्यान रखना है। तो साइकस में गुरु बीजाणु पर्ण शंकु नहीं बनाती। ओके, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको याद रखना है, अदरवाइज सभी जीनस में कोन बनते हैं।
अब इंपॉर्टेंट एक और फीचर कोन से रिलेटेड आपको याद रखना है। शंकु जो बन रहे हैं, जिन्हें आप कोन बोल रहे हैं या स्ट्रोबिलस बोल रहे हैं, ये सामान्यतः एक बीजाणुधानीय होते हैं। एक बीजाणुधानी मतलब मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं। इससे तात्पर्य क्या है हमारा कि मेल कोन अलग होंगे, फीमेल कोन अलग होंगे। मेल कोन पे केवल लघु बीजाणुपर्ण होगी और फीमेल कोन पे केवल गुरु बीजाणुपर्ण होगी। हम बोल सकते हैं इन्हें, दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी होते हैं। एक ही प्रकार की स्पोरेंजिया होगी, लेकिन अगेन एक्सेप्शंस है। ओके, एक्सेप्शन क्या है, इफेड्रा फॉलिएटा और इफेड्रा इंटरमीडिया। इन दोनों में बाइस्पोरेंजिएट कोन पाए जाते हैं, मतलब एक ही कोन पे लघु व गुरु बीजाणुपर्ण पाए जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, द्विबीजाणुधानीय कोन पाए जाते। ओके, तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लघु बीजाणुपर्ण से निर्मित शंकु या कोन नर शंकु कहलाएंगे। अभी हमने डिस्कस भी किया इसे, मेल कोन कहते हैं। और गुरु बीजाणु पर्ण से निर्मित कोन क्या कहलाएंगे, फीमेल कोन कहलाएंगे। ओके, अब इसी में एक और चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, नर शंकु अल्पकालिक होते हैं, उनका जीवन काल कम होता है, अल्पकालिक होते हैं। और यदि लघु बीजाणुधानियों की बात करें जो बीजाणु पर्ण पे लगी हुई है, लघु बीजाणु पर्ण की अपाक्स या हम बोल सकते हैं निचली सतह पर, या इसके लिए एक और टर्म है एबैक्सियल, एबैक्सियल सतह पर लगी होती है। ओके, और विभिन्न वंशों में बीजाणुधानियों की संख्या अनिश्चित अथवा सीमित होती है। विभिन्न वंशों में बीजाणुधानियों की संख्या, अगर इनकी संख्या की बात करें तो वह अनिश्चित हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइकस, और या फिर सीमित हो सकती है। एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं पाइनस, इसमें केवल 2 पाई जाती है। ओके, केवल 2 पाई जाती हैं। बीजाणुधानियों का विकास यदि हम देखें इसी में, बीजाणुधानियों का विकास यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। ये तो था लघु बीजाणुपर्ण से रिलेटेड। नेक्स्ट कैरेक्टर हम गुरु बीजाणुपर्ण का देखते हैं। हमने बात की गुरु बीजाणुपर्ण इकट्ठी होकर क्या बनाएगी, मादा कोन या मादा शंकु बनाएगी। और हमने यह भी पढ़ा कि साइकस में यह कोन नहीं बनाती है। तो गुरु बीजाणुपर्ण से जो शंकु बना है उसे हम क्या बोलेंगे, मादा शंकु या फीमेल कोन बोलेंगे। ओके, अब ये अल्पकालिक नहीं होते मेल कोन की तरह, यह अनेक वर्षों तक लगे रहते हैं पादप पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो गुरु बीजाणुपर्ण की यदि हम संरचना देखें
या तो ये पर्ण के समान होगी और या कास्टीय होगी। ओके, पर्ण के समान किस में होती हैं? साइकस में। कास्टीय होती हैं पाइनस में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं गुरु बीजाणुधानियों का। गुरु बीजाणुधानियां जिसे आप ओव्यूल या बीजांड भी बोलते हैं, नग्न होती है या जिसे हम नेकेड बोलते हैं, क्योंकि इन पे कोई आवरण नहीं पाया जाता। हमने पढ़ा है ना, ये नग्न बीजी पादप है, नेकेड सीडेड प्लांट से। ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है। नेकेड सीडेड क्यों है? क्योंकि इसमें कार्पेल नहीं होती, ओवरी नेक का कवर नहीं पाया जाता जैसा एंजियोस्पर्म्स में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? ओव्यूल का अगर टाइप देखें बीजांड का, तो ये कैसा होता है? ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस या रिज्जु प्रकार का होता है। और इस पे अगर हम इंटेगमेंट्स की बात करें, कवर अध्यावरण जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें यूनिटेगमिक कंडीशन पाई जाती है मोस्टली। यूनिटेगमिक का मतलब क्या है? एक अध्यावरण, एक इंटेगमेंट पाया जाएगा। यहां पे भी आप एक्सेप्शन लिखेंगे एक, नीटेल्स ऑर्डर में बाइटेगमिक ओव्यूल, या हम बोल सकते हैं द्वि अध्यावरणी बीजांड पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? दो इंटेगमेंट्स पाए जाते हैं इसमें, अदरवाइज सभी में एक इंटेगमेंट पाया जाता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम इंटेगमेंट का ही ले लेते हैं। इंटेगमेंट जिसे आप अध्यावरण भी बोलते हैं, ये 3 लेयर से मिलके बना होता है, 3 लेयर्स। ओके, आउटर, मिडल और इनर। ओके, बाह्य, मध्य और अंत। इसमें आउटर और इनर ये फ्लैशी होती है। ओके, आउटर और इनर फ्लैशी होती है। फ्लैशी मतलब मांसल होती है, जबकि मिडल लेयर जो होती है, मध्य परत, ये अस्थिल होती है। कैसी होती है? अस्थिल या स्टोनी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं लघु बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाएंगे? नर युग्मकोद्भिद बनाएंगे। ओके, अब लघु बीजाणु मातृ पादप से कब विमोचित होते हैं? इनका विमोचन कब होगा? इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रावस्थाओं में होगा, विभिन्न स्टेजेस पे होगा। अब ये हम वेरिएशन थोड़ा देख लेते हैं, आपको याद रखना है ये। साइकस की यदि हम बात करें, साइकस में 3 सेल्ड स्टेज, जब ये 3 कोशिकीय के प्रावस्था में होगा, तब यह मातृ पादप से लिबरेट होगा या विमोचित होगा। पाइनस की यदि हम बात करें, तो यहाँ 4 सेल्ड स्टेज पर ये मातृ पादप से फ्री होगा। इफेड्रा की यदि हम बात करें, 5 सेल्ड स्टेज पे लिबरेट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है, साइकस और गिंगो
लाइन्स को छोड़ दें तो शेष सभी में साइकस और गिंगो के अलावा शेष सभी में नर युग्मक या मेल गैमेट्स अचल होते हैं, नॉन मोटाइल या अचल होते हैं, जबकि इन दोनों में क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, इनमें मोटाइल या चलायमान देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, तो ये आपको याद रखने हैं, साइकस एंड गिंगो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम लेते हैं गुरु बीजाणु या मेगास्पोर जो है, इससे क्या विकसित होगा, मादा युग्मकोद्भिद। और मादा युग्मकोद्भिद पे क्या बनेंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनिया या स्त्री धानी बनेगी। अब स्त्री धानी की नंबर, स्त्री धानी की संख्या, इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। विभिन्नता है तो हमें याद रखनी है। ओके, किस प्रकार से है तो हम नोट करते हैं इसे। साइकस, साइकस की यदि हम बात करें तो इसमें अनेक स्त्री धानियां या आर्किगोनिया होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइनस की। पाइनस में 2 स्त्री धानियां पाई जाती है, जबकि नीटम, नीटम की यदि बात करें इसमें स्त्री धानी केवल अंड से प्रदर्शित होती है। ओके, तो ये वेरिएशन देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म्स के। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आर्किगोनिया या स्त्री धानी से संबंधित। स्त्री धानी की यदि हम बात करें तो इसमें केवल एक अंड कोशिका या एग सेल होगा और केवल एक अंडदा नाल कोशिका, अंडदा नाल कोशिका जिसे हम बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल होगी। तो शॉर्ट में कई बार हम वीसीसी लिखते हैं। केवल एक अंड कोशिका होगी और केवल एक वेंटर कैनाल सेल होगी। ओके, सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, नेक कैनाल सेल या जिसे हम ग्रीवा नाल कोशिका बोलते हैं नहीं पाई जाती। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जबकि टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था आर्किगोनिया में ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं परागण का, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, नर युग्मक का बीजांड तक पहुंचना। ओके, यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो यहाँ पे सामान्यतः क्या देखने को मिलता है, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन या वायु परागण देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो नर युग्मक हैं, जिन्हें आप माइक्रोस्पोर्स भी बोल सकते हैं या परागकण या लघु बीजाणु भी बोलते हैं, सब एक ही नाम, सिनोनिम है एक दूसरे के। ये बीजांड के द्वार पर उपस्थित विशेष संरचना तक पहुंचते हैं। बीजांड द्वार पर उपस्थित विशेष संरचना जिसे क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर या पराग कोष्ठ, पराग कोष्ठक या पोलन चैम्बर तक पहुंचते हैं और वहां एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ओके, तो ओव्यूल पे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल के द्वार पे
एक विशिष्ट संरचना प्रेजेंट है जिसे आप पराग कोष्ठक बोलते हैं। यहाँ पे वो पहुंचेंगे पॉलिनेशन के द्वारा और परागण कैसा है, वायु के द्वारा है। तो वायु के माध्यम से वो बीजांड द्वार तक पहुंचेंगे और पोलन चैम्बर में एकत्रित हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं, मेल गैमेट या नर युग्मक जो पोलन चैम्बर में एकत्रित हो चुके हैं, अब ये प्रवेश करेंगे स्त्री धानी में। और किसके माध्यम से ये प्रवेश होगा, पराग नलिका के माध्यम से। पराग नलिका जिसे आप पोलन ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये अंकुरित होंगे, पोलन ट्यूब बनेगी, पराग नलिका बनेगी और फिर ये स्त्री धानी में एंटर होगी। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। साइकस, साइकस में पराग नलिका ऑस्टेरिया या चूसकांक की तरह कार्य करती है। ऑस्टोरिया के रूप में कार्य करती है। जबकि फाइनस की यदि हम बात करें, फाइनस में यह युग्मक वाहक या स्पर्म कैरियर के रूप में कार्य करती है। ओके, साइकस में पराग नलिका चूसकांक की तरह कार्य करती है, जबकि पाइनस में ये युग्मक वाहक की तरह कार्य करती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, हमने पहले भी स्टडी किया है। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होना। तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट या युग्मनज बनेगा। और युग्मनज क्या होता है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था की मातृ कोशिका, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्योंकि नर युग्मक कैसे होते हैं, एन हैप्लॉइड, मादा युग्मक हैप्लॉइड एन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, ये कैसा है, ये है 2n। ओके, तो ये फर्स्ट सेल है, प्रथम कोशिका है बीजाणुद्भिद जनरेशन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं, भ्रूण का विकास। मीरोब्लास्टिक या अंशभाजी होता है। इसका मतलब क्या है कि भ्रूण युग्मनज के केवल एक भाग से ही विकसित होता है। इसका मतलब आप लिखना चाहे तो यहां लिख लें, युग्मनज के एक भाग, और उसमें भी कौन सा भाग, आधारीय भाग, बेसल पार्ट से ही विकसित होता है। ओके, मीरोप्लास्टिक का मतलब यह होता है। अब आगे देखते हैं, एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। नाम से ही पता लग रहा है भ्रूण के पोषण हेतु बना पदार्थ। तो भ्रूण पोष का विकास निषेचन पूर्व होता है। निषेचन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही एंडोस्पर्म का विकास हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है या अगुणित होता है। जबकि आप इससे जस्ट हायर ग्रुप एंजियोस्पर्म में यदि देखेंगे तो भ्रूणपोष का विकास निषेचन के पश्चात होता है और वहां पे क्या पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। अतः एंडोस्पर्म जो वहां पे बनता है वो त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म हैप्लॉइड या अगुणित होता है, क्योंकि निषेचन पूर्व बन रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था में, भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेजेस में प्री न्यूक्लियर डिवीजन या मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्रक विभाजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। मतलब क्या है इसका, न्यूक्लियस का विभाजन होता रहता है
और वॉल नहीं बनती उसके चारों ओर, भित्ति नहीं बनती। इनिशियल स्टेजेस। ओके, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, अपवाद क्या है यहाँ पे, वेल्वेशिया और नेटम। नेटम और वेल्वेशिया में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं पाए जाते। ओके, भ्रूण एंडोस्कोपिक या अंतर्मुखी होता है। इसका मतलब यह है, भ्रूण का प्रोरोसीड्स जो आगे चल के प्ररो या स्तंभ बनाएगा, जिसे शूट एपेक्स बोलते हैं, वह माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यह बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी या जिसे हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। नाम से ही पता लग रहा है, पॉली मतलब मल्टीपल, एम्ब्रियो हमें पता है भ्रूण होता है। तो एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं। कहाँ पे? मादा युग्मकोद्भिद में। मादा युग्मकोद्भिद में एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं। अब यह एक से अधिक एम्ब्रियो क्यों पाए जा रहे हैं? तो इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। या तो क्या हो सकता है, एक से अधिक अंड का निषेचन होना। एक से अधिक अंड निषेचित होंगे तो क्या होगा, एक से अधिक जाइगोट बनेंगे और फिर एक से अधिक एम्ब्रियो बनेंगे, क्योंकि जाइगोट ही विभाजित होके भ्रूण या एम्ब्रियो बनाते हैं, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है युग्मनज या जाइगोट का क्लीवेज होना या विदलन होना। विदलन या क्लीवेज होना। ओके, इसका मतलब क्या है, जाइगोट अलग अलग पार्ट्स में विभाजित हो जाएगा। तो ये दो रीजन हैं जिसके कारण पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स की भांति यहाँ पर ओवरी या अंडाशय नहीं पाया जाता। इसीलिए जो बीज या सीड्स होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते। फल के अंदर नहीं होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स में अंडाशय पाया जाता है, तो ओव्यूल्स जो है ओवरी के अंदर होते हैं, तो सीड जो है फल के अंदर होते हैं, क्योंकि हमें पता है ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट होते हैं सीड में। इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नग्न बीजांड होते हैं, अतः नग्न बीज बनते हैं। इसीलिए हम इन्हें जिम्नोस्पर्म्स या नग्न बीज ही कहते हैं। अब जब ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है, तो जो ओव्यूल का इंटेगमेंट है वह सीड कोट बनाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं बीजपत्र या कॉटिलिडन। तो जिम्नोस्पर्म्स में कॉटिलिडन्स की संख्या में विविधता पाई जाती है। विविधता पाई जाती है। एग्जाम्पल यदि आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, साइकस में एक या दो बीजपत्र या कॉटिलिडन होते हैं, जबकि पाइनस में इनकी संख्या अधिक होती है। ओके, डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था। अधिकांश जिम्नोस्पर्म डोरमेंसी प्रदर्शित करते हैं। डोरमेंसी में क्या होता है, कुछ समय तक बीज रेस्टिंग फेज में रहते हैं और जब अनुकूल परिस्थिति आती है
फेवरेबल कंडीशंस जब आएगी तब वो अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर नया बीजाणुविद पादप बनाएंगे। ओके, तो डोर्मेंसी जो है पाई जाती है सभी जिम्नोस्पर्म्स में। कुछ अपवाद है, अगेन एक्सेप्शन या अपवाद स्वरूप साइकस एंड गिंगो, इनके सीड्स में डोर्मेंसी नहीं पाई जाती। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं तीन पीढ़ी प्रदर्शित करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्यावरण या इंटेगमेंट तथा बीजांडकाय, जिसे बोलते हैं न्यूक्सिलस। ये मातृ बीजाणुद्भिद प्रावस्था शो करता है। मातृ बीजाणुद्भिद प्रावस्था दिखाता। ओके, जबकि यदि हम भ्रूणपोष की बात करें, भ्रूणपोष जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, हमने स्टडी किया था एंडोस्पर्म कैसा होता है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में। यह क्या दर्शाता है? युग्मकोद्भिद प्रावस्था दर्शाता है। यही यदि हम भ्रूण की बात करें, जिसे हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं, ये आने वाली अगली बीजाणुद्भिद प्रावस्था दर्शाता है। ओके, तो ये तीनों पीढ़ियां एक ही बीच में देखने को मिलती हैं। अध्यावरण या इंटेगमेंट जो कैसा होता है, 2n होता है, ये मातृ बीजाणुद्भिद प्रावस्था दिखाता है। भ्रूणपोष जो है हमने लिखा n होता है, हैप्लॉइड। युग्मकोद्भिद प्रावस्था दिखाता है, और निषेचन से पूर्व बन चुका होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में निषेचन के पश्चात बनता है, ट्रिप्लॉइड होता है। हमने स्टडी किया इसे। भ्रूण की बात करें तो भ्रूण की क्या कंडीशन होती है? डिप्लॉइड होता है, 2n कंडीशन, जो अगली बीजाणुद्भिद प्रावस्था बतलाता है, क्योंकि ये जब अंकुरित होगा तो भ्रूण से क्या बनेगा? नया बीजाणुद्भिद बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। ओके, पीढ़ी एकांतरण को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रावस्था प्रधान या डोमिनेंट होती है, वह अगुणित युग्मकोद्भिद प्रावस्था रिड्यूस्ड या न्यूनीकृत होती है। और हमें पता है अगुणित युग्मकोद्भिद प्रावस्था हमेशा डिपेंडेंट होती है बीजाणुद्भिद प्रावस्था पर। ओके, डिपेंडेंट होती है या आश्रित होती है। तो ये है जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स जो आपको डिटेल में समझाए हैं मैंने। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।